हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ ठीक होंगे, है ना, और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। और देखिए, मैं पहले ना मौलिक कर्तव्य के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव भी पढ़ा दी हूँ। मौलिक और अनुसूचियाँ पढ़ा दी हूँ। और भाग थ्री में स्टार्ट करूँगी। और डीपीएसपी भी मैं इसका सब्जेक्टिव पढ़ा दे रही हूँ, तो कल के परसों वाली क्लास में देख लीजिएगा। और बाकी मैं इसके जितने भी इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, मैं वो पढ़ाऊँगी। तो आज मैं डीपीएसपी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बता दे रही हूँ, इम्पोर्टेंस और कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछता है पीसीएस या आईएएस से, कौन से आर्टिकल्स से ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है ना। तो खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है, और ये करते रहें। सकारात्मक सोचिए और सकारात्मक रहे, है ना। तो देख लीजिए, ये हमारा सिंबल है, राष्ट्रीय सिंबल है ना। और ये मैं फिगर लगा दी हूँ, बताई हूँ मैं कि फिगर क्यों लगाती हूँ, ताकि आप लोग का इंटरेस्ट बना रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ कि राज्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है ना। तो जो 3 में फंडामेंटल राइट्स है, और नागरिकता भाग 2 में है ना। और एक में जो जितने भी अनुसूचियाँ वगैरह ये सब है वो मैं बता दी हूँ। और 5 में केंद्र का है, वो मैं बाद में पढ़ाऊँगी टॉपिक वाइज करके। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, भाग 4, है ना। और भाग 4 का ए में आपका हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज में पढ़ा दी हूँ। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाग 4। ठीक है। चलिए, ये भाग पूछता है इसलिए मैं बता दी हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर दिख रहा है, हाँ ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि डीपीएसपी संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। कभी कभी पूछ लेता है, या फिर ये बोल देगा कि इतना से लेके इतना में कौन सा भाग है, या फिर डीपीएसपी इस अनुच्छेद में मिलान करने के लिए दे देता है। तो ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो 36 से लेके 51 तक क्या है, डीपीएसपी मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि जो डीपीएसपी का विचार भारत ने किस देश से लिया था। मैं उस दिन बताई थी ना कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, आयरलैंड से ना। अभी संविधान के स्रोत जो पढ़ाई मैं उसमें भी कल के क्लासेस में उसमें भी ये मेंशन है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया, रूस से क्या लिया है, और अमेरिका से क्या लिया, संघवाद, अमेरिका से राष्ट्रपति का पद, और रूस से स्रोत है वो लिया गया, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि डीपीएसपी को देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में है ना, तो इसीलिए मैं बार बार राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना बोल के डीपीएसपी बोलती हूँ। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि डीपीएसपी को संविधान के किस संशोधन द्वारा सुदृढ़ किया गया, मतलब कि लाया गया है ना। तो किस संविधान के द्वारा लाया गया ये से, तो 42वां संशोधन ना, स्वर्ण श्री समिति के द्वारा, स्वर्ण श्री समिति, है ना। और ये कब लाया गया था, 1976। शुरू में इसमें 10 सॉरी, ये मैं वो बता दी थी। तो इसका क्या हो जाएगा, ए, है ना। 42वां संशोधन के द्वारा लाया गया था 1976 में। सुदृढ़ मतलब कि कौन सा और इसको स्ट्रॉन्ग बनाया गया, ठीक है। इसको मिला, सॉरी, इसको ना मैं दिमाग में जब पढ़ाते ना, दिमाग में वही सब चलते रहता है। चलिए, कोई बात नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि इसको और स्ट्रॉन्ग बनाया गया कौन से संशोधन के द्वारा, 42वां संशोधन के द्वारा। ठीक। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि डीपीएसपी किस प्रकार का अधिकार है ना। तो डीपीएसपी किस प्रकार का अधिकार है, तो ये है गैर न्यायिक अधिकार ना। ऐसे न्यायालय में मतलब कि वो नहीं दिया जा सकता, चुनौती नहीं दी सकती ना, गैर न्यायिक है ये। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, दिख रहे हैं ना आप लोग को, ओके। अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है ना। तो 36 देखिए, जो डीपीएसपी है 36 से लेके 51 में। तो शुरुआत में क्या है कि इसकी परिभाषा को बताई गई है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कि डीपीएसपी की परिभाषा क्या है, मूल राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या है ना। तो उसके बारे में आर्टिकल 36 में देखिए इंपॉर्टेंस है ना, किसी में पूछ लेते हैं, आप देख लीजिएगा उठा के इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है
कि आर्टिकल 37 क्या है। देखिए इसमें आर्टिकल्स बहुत पूछते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स में इसमें क्या है, 41A में क्या है, 50 में क्या है, 51 में क्या है। तो ये आर्टिकल्स याद रखेंगे 36 से लेके 51 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, हाँ, ऑल एग्जाम के लिए, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 37 क्या बोल रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि इसमें 37, 36 में तो DPSP का परिभाषा है। तो अब 37 क्या बोल रहा है कि DP केवल मार्गदर्शक है ना। ये नहीं कि मौलिक अधिकार जैसा नहीं कि जबरदस्ती लादा जाएगा। ये केवल मार्गदर्शक दिखाएगा कि कोई राज्य कल्याणकारी कैसे बन सकता है, और समाजवादी कैसे बन सकता है, गांधीवादी कैसे बन सकता है ना। तो ये DPSP क्या है, केवल मार्गदर्शक है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है ना। तो 38 हम देखेंगे कि किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका सामाजिक न्याय से। उसमें मैं जब मैं DPSP पढ़ाई हूँ ना, तो सबसे पहले उसमें सामाजिक, ठीक है, और गांधीवादी और कल्याणकारी ना, कल्याणकारी जो आर्टिकल्स है उसमें सारा अलग अलग मेंशन कर दी हूँ। आप एक बार क्या थोड़ा एक बार तो देखेंगे ही, और बार बार नहीं देखेंगे तो दिमाग में नहीं रहेगा, क्योंकि ये कुछ स्कूल का बुक नहीं है कि 2-4 चैप्टर हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और पॉलिटी भी काफ़ी भास्ट है, बस एक बार कमांड हो जाएगा ना, तो फिर थोड़ा थोड़ा रिविज़न करना पड़ेगा, तो आप देख लेंगे, ठीक है। तो क्या है 38 में क्या है, सामाजिक न्याय, इस ऑप्शन के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 39 38 से, देखिए अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जा रहे हैं ना, तो इसे याद रहेगा, ठीक है ना। तो ये पूछा है, अब देखेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 9 में, सॉरी दिख नहीं रहा, ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा कि नागरिकों के अधिकार, जीविका और समान वेतन ना। ऐसे नहीं कि वीमेन है और वो भी जैसे कि मनरेगा में है, तो काम कर रही है 8 घंटा और उसको 100 रुपया दिया जाए, और मैन को 150 रुपये दिया जाए। तो इसका जीविका के साधन के बारे में बताया गया हो, और समान वेतन, है ना। चाहे वीमेन हो मैन हो, एक कार्य के लिए एक वेतन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि समान नागरिक संहिता जो यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में है ना। तो देखिए अब 40 में क्या देखे थे कि पंचायत है, और 44 में बोली थी ना कि समान में 4 और 4 ये दोनों समान है। तो समान नागरिकता संहिता ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड याद रखेगा 44 में है, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 11 आप देखें। 11 क्या बोल रहा है कि ग्राम पंचायत का प्रावधान किस अनुच्छेद में, अभी बताई थी ना कि ये 40 में है। तो ये बहुत एग्जाम में पूछा है, बहुत, मुझे लगता है PCS का भी फेवरेट टॉपिक होता है, और 44 का भी बहुत, और 48A का, क्योंकि भी देखिए रिलेवेंट है ना, पर्यावरण से इतने प्रॉब्लम हो रहे तो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी पूछेगा, ताकि लोग अवेयर हो, है ना। ठीक चलिए। तो श्रमिकों के लिए मानवीय कार्य परिस्थिति और किस अनुच्छेद में है, तो है ना, तो ये सब 42 में है। अब देख लेंगे, उसमें सारा मैं बता दी हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा है कि अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है ना। तो 43 क्या, श्रमिकों के लिए जीविकोपार्जन योग्य वेतन। देखिए वो 42 था और ये 43 है, तो सारे आर्टिकल्स सीक्वेंस वाइज मैं बता दी हूँ, ठीक। ओके तो 14 क्वेश्चन 42 संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 43A किससे संबंधित है ना। तो 43A श्रमिकों की भागीदारी, है ना। तो श्रमिकों की भागीदारी जो DPSP में है वो 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। वो सुदृढ़ का बनाया गया था 42वें संशोधन में ना, जो पिछले क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए अब थोड़ा लेंदी होगा, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई क्वेश्चन छूटे। पढ़ने में इंटरेस्ट रखे, मुझे तो अच्छा लगता है। अभी भी देखिए मुझे पढ़ाने का मेरा कोई ड्रीम नहीं था, बट अब पढ़ना भी अच्छा लगता है और अब पढ़ाने भी अच्छा लगता है ना। चलिए कोई बात। तो ये 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 42वें संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है ना। तो इसमें पर्यावरण, ये बहुत कुछ एग्जाम में पूछा है कि 14A है ना, वो किससे संबंधित है, तो पर्यावरण संरक्षण से ना। चलिए, और स्मारकों का 49 है शायद, है ना, और गोवंश वाला साल 48 में, और ये समान नागरिक 44 में, ठीक। ओके तो अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है, 45 संबंधित है 16 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बच्चों की शिक्षा ना। ये फिर बाद में 86वें संशोधन द्वारा इसको हटा के 21 जो फंडामेंटल राइट्स है ना उसमें जोड़ दिया गया, जीवन का अधिकार, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार। और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में
ये 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि 47 किससे संबंधित है। देखिए मैं सारा आर्टिकल्स आपको बार बार रिवीजन करवा दे रही हूँ, ताकि आपको याद रहे। तो ये स्वास्थ्य व पोषण से है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो अनुच्छेद 47 क्या कह रहा है, बार बार अभी देखिए, अभी शुरू में ना समझ के पढ़ लीजिए, है ना, और बार बार 2-3 बार फिर मैं इसको पढ़िए, फिर बुक्स में पढ़िए, मैं सब्जेक्टिव पढ़ाई उसको पढ़िए, फिर इसको बनाइए, तब देखिए कितना बनता है, और फिर बुक से पढ़ के फिर सुनिए इसको। तो अब देख लीजिएगा कितना क्वेश्चन हो रहा है ना। चलिए, हाँ बुक नहीं छोड़िए, बुक भी पढ़ना ज़रूरी है, मस्ट है। मैं तो एक इजी बनाने के लिए आप लोग क्लास ले रही हूँ कि ताकि आप लोग को बहुत इंटरेस्ट है। मैं भी कोई क्लास देख लेती थी तो जाके उसके बाद जाके पढ़ती थी तो बहुत समझ में आता था। अगर शुरू बार 30% तो मैं 80% डायरेक्ट चली जाती थी, इतना समझ में आता था मुझे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव समझने के बाद, है ना। तो देखिए अभी क्या है, अनुच्छेद 48 क्या बोल रहा है कि किससे संबंधित है। जो 48A है वो जोड़ा गया था संशोधन के द्वारा, और गोवंश और दुधारू पशुएं होते हैं ना, उनकी रक्षा करना हमारा मतलब कि राज्य का कर्तव्य है ना। तो उसको ये हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है ना, 49, ठीक है। तो ये उधर बताई थी ना कि ये स्मारक और राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करना, जितने भी, जैसे लाल किला हो गया, वो जो टूट फूट रहा है उसका रिपेयर करवाना, ताजमहल पीला पड़ रहा है उसको देखना, जितने भी धरोहर है, क्योंकि ये धरोहर ही हमारे देश के शान होते हैं, और इसका बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है कि नहीं। तो कर्तव्य भी है, और मतलब कि क्या बोलते हैं, डीपीएसपी में एक तत्व है, उसको संभालना राज्य के राज्य के नाम के लिए, अपने धरोहर के लिए, है ना, सीन रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है। ठीक है, तो 50-50 बोले थे ना वहाँ पे सब्जेक्टिव क्लास में कि 50-50, यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथकीकरण। ठीक है, तो इधर देख लीजिएगा, तो 50-50 इधर, इधर 50, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका में अंतर करने के लिए कौन बताता है, तो आर्टिकल्स 50। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर अब 21 देखेंगे। हाँ ठीक है, अब 51 देखिए, 36 से 51 था आपका डीपीएसपी, तो ये लास्ट आर्टिकल है डीपीएसपी का, कि जो आर्टिकल्स अनुच्छेद है किससे संबंधित है। तो 50 में आपका कार्यपालिका न्यायपालिका का, और 49 में आपका स्मारकों का धरोहर को रक्षा करना और इसका संरक्षण करना, वही होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखना। ठीक है, इसमें सुरक्षा भी है, ठीक है, उसमें सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आप देख लेंगे। देखिए कभी कभी ये भी पूछ लेता मिलान करें ना, कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था, डीपीएसपी को कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था, तो केटी शाह ने। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे कि जो डीपीएसपी किस प्रकार की राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखता है। समाजवादी, मतलब समाजवादी कल्याणकारी का राज्य ना, मतलब कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों का शासन, ऐसे अब्राहम लिंकन बोले थे ना, तो उसी तथ्य पे ये है समाजवादी कल्याणकारी राज्य, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अब अनुच्छेद 24 सॉरी 39 का ए क्या बोला, अनुच्छेद 39 का ए किससे संबंधित है, तो 39A संबंधित है मुक्त विधिक सहायता ना। जैसे कि ये संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था कि मान लीजिए कि किसी के पास गरीब है, तो मान लीजिए कोई केस वेस हो गया, उसके पास लड़ने का पैसे नहीं है, तो वो सब, अब कोई अमीर आदमी है ना, वो अच्छा वकील कर लेगा या वकील कर लेगा और वो जीत जाएगा। अगर ये अपना पक्ष, अब इसके पास पैसे नहीं है तो कहाँ, तो सरकार क्या प्रावधान की है कि इसके लिए जो विधिक सहायता है, तो उसके लिए मुफ्त विधिक सहायता सरकार वकील प्रोवाइड करवाती है ना, मतलब कि देती है गरीब को अपने केस को लड़ने के लिए, अपने पक्ष को रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के संबंध में किस मामले स्पष्ट हुआ है। मतलब दोनों में मैं अगर बोलेंगे तो मैं क्लास बना दूंगी, नहीं तो बाद में जब लास्ट और टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएंगे तो ये छोटे छोटे मैं टॉपिक बना दूंगी। ठीक है, तो डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के संबंध में किस मामले में स्पष्ट हुआ था, तो मिनरवा मिल्स केस। ठीक है, ये अभी इतना ही याद रखिएगा, यही पूछेगा। अब इसमें क्या है नहीं है ऐसा कुछ नहीं पूछता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में।
ठीक, तो अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 41 है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 मतलब कि डीपीएसपी 27 क्या बोल रहा है कि डीपीएसपी किस प्रकार न्याय में लागू किए किस प्रकार के, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से नीतियों द्वारा, है ना? डायरेक्ट नहीं बताया जा सकता कि हम कोर्ट नहीं जा सकते कि नहीं लागू कर रहे हैं तो उसको सजा दिया जाए, ऐसा नहीं है ना? तो अप्रत्यक्ष रूप से नीतियों के द्वारा इसे लागू किया जा सकता है। ठीक, अब 28 क्या बोल रहा है कि दिख रहा है, ओके। तो डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों में टकराव की स्थिति में कौन प्राथमिक होंगे, है ना? कभी कभी ये मेंस कभी फेवरेट टॉपिक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि दोनों में टकराव हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार बोलेगा मैं बड़ा हूँ और डीपीएसपी बोलेगा कि मैं बड़ा हूँ, तो जब डिसीजन आएगा मतलब कि कौन होगा बड़ा, मतलब कि दोनों में से बड़ा कौन होगा, तो फंडामेंटल राइट्स, है ना? क्योंकि आप ऐसे भी सेंस लगा सकते हैं कि फंडामेंटल अगर भले ये ना हो, पहले जी ले तभी तो हम अधिकार जानेंगे और कल्याण के लिए काम करेंगे, कुछ चीज संरक्षण के लिए काम करेंगे, है ना? तो फंडामेंटल राइट्स ऊपर जाएगा, उसको प्राथमिकता फंडामेंटल राइट्स को दिया जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कि डीपीएसपी किस अनुच्छेद में न्यायालय द्वारा लागू ना होने की बात की गई है ना? इन्हें जबरदस्ती न्यायालय की हम केस कर देंगे इसको लागू करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये किस आर्टिकल्स में कहा गया? 37 में। ठीक है, और 36 में इसकी परिभाषा दी गई है, 36 से 51 तक इसका है आर्टिकल्स, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। तो अब 30 का देखेंगे कि डीपीएसपी राज्य के लिए एक मौलिक है या कथन किस अनुच्छेद में है? ठीक, तो इसका अभी हम बताए थे ना कि इसमें मौलिक मौलिक है ये आर्टिकल 30 में, सॉरी 37 में है मेंशन। ठीक, तो चलिए अभी देखिए बोर हो रहे हैं तो मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि देयर इज़ नो सक्सेस विदाउट पेन, है ना? तो बोलते हैं कि वहाँ सक्सेस नहीं है जहाँ पे पेन नहीं है। अगर विदाउट पेन बोलते हैं ना कि बिना हवा के, विदाउट एयर नो लाइफ ना, तो बोलते हैं कि विदाउट देयर इज नो सक्सेस विदाउट पेन, मतलब कि पेन ऐसा नहीं कि कोई तुझे आपको काटी चुभा दे रहा है या फिर तलवार काट के पैर को दर्द दे रहा है, वैसा दर्द नहीं। तो वो दर्द वो क्षणिक होते हैं, वो दवा लेते ही खत्म हो जाते हैं, पर जो ये स्टडी पीरियड होता है, जो हमें घर से बाहर रहना पड़ता है, अकेले रहना पड़ता है ना, अकेले रहना पड़ता है, फिर कभी पार्टी हुआ तो नहीं जा सकते हैं, तो ये सेक्रीफाइस ही तो होती है। तो बोलते हैं ना कि जो हमारा स्टडी पीरियड है वहाँ में सब बहुत कुछ कुर्बानी करनी पड़ती है, जब तब जाके हमें सक्सेस मिलता है। जब लोग सक्सेस हो जाता है तो अरे ऐसे तो मिल गया, पर तो सब एज्यूम कर लेते हैं बस ऐसे ही हो गया, इसका नसीब ऐसा था, ऐसा वैसा, है ना? पर वो उसके पीछे कितना कुर्बानी देना पड़ता है एक स्टूडेंट को उस पीरियड में, जहाँ उसके काफ़ी शौक भी होते हैं और एक बोलते हैं ना जवानी का जोश भी होता है, कुछ करने का, घूमने का, फिरने का, वो जो एक लाइफ को उस पर कुर्बान करते हैं। तो वही बोलता है कि वो पेन ही है एक तरह का, बहुत ही खतरनाक पेन होता है अकेला रहना, जब अगर एक टाइम तक सही टाइम पे ना हो पाए और उस टाइम को खुद को मोटिवेट करना, ये बहुत बड़ा पेन है। अभी मैं नहीं चाहती कि किसी को ये पेन मिले, इसीलिए बोलती हूँ कि अच्छे से पढ़िए, भले अभी थोड़ा सा मन ना लगे पर पढ़ लीजिए, है ना? अगर थोड़ा सा, तो ये पेन का नौबत आने ही क्यों देना है? ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए और जल्दी से सक्सेस होके एक टाइम से निकल जाएंगे ना, वरना थोड़ा सा भी लेट हो जाने के बाद ना आदमी को वीकनेस लगता है, वीकनेस इन द सेंस डिमोरलाइज होना, फिर कोई सब रिश्तेदार भी पूछना बंद कर देते कि अरे क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा, छोड़ो अब इसका नहीं होने वाला, कुछ नहीं करेगा, बेकार है, कुछ नहीं पढ़ता होगा। ठीक है, तो खैर ये सब बात से दूर रहें। तो जो पेन धीरे धीरे फील करें, खुद को मोटिवेट रखें, पढ़ें और डिसिप्लिन में रहें, मेरा कहना तो यही है, और खुद पे विश्वास करें, सकारात्मक रहें, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 31 बोलेंगे, बोल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि डीपीएसपी का वर्गीकरण किन 3 हिस्सों में किया गया? ठीक है ना, तो मैं अभी बताई थी ना कि डीपीएसपी किस तरह का राज्य की स्थापना करने की बात करता है, समाजवादी, गांधी पंचायत क्या गांधीवादी है, सामान्य न्याय संहिता क्या है, ये समाजवादी है ना, सॉरी जो न्याय के लिए विधिक अधिकार दिया है समाजवादी है, उदारवादी क्या है कि पर्यावरण संरक्षण ये वगैरह क्या है, उदारवादी में आएगा, है ना? तो कटराइज उधर मैं कर दी हूँ इसका सब्जेक्टिव क्लास में, तो
तो अब देखेंगे कि जो तीन, अब ये भी पूछ सकता है कि DPSP किन 3 वर्गों में बांटा गया है, तो ये भी है। और कुछ आर्टिकल्स दे देगा कि 48 21 से तो उदारवादी से, तो ये अलग अलग करने के लिए ना बता देगा, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है कि DPSP है भारतीय संविधान में किस विशेषता से जोड़ा जाता है, भारतीय संविधान की। तो भारतीय धर्मनिरपेक्ष न्यायपालिका संघीय ने कल्याणकारी राष्ट्र से, है ना, उसमें धर्मनिरपेक्षता की कोई बात भी नहीं कही की गई है। न्यायपालिका की जो अलग है पृथककरण बताया गया है वो 50-50 में है, 50 आर्टिकल्स में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कल्याणकारी राज, ठीक है। और 33 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि DPSP किस देश की राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से प्रेरित है। तो अब बताए थे ना, मैं बताई थी कि किस देश से लिया है, मतलब कि लिया गया यानी प्रेरित है, ठीक है, तभी तो लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। ओके, और 34 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि 43B अनुच्छेद 43B की संशोधन से जोड़ा गया है ना। 43B किससे संशोधन से जोड़ा गया है, तो ये मैं बाद में बता दूंगी। ये 43B अनुच्छेद 43B की संशोधन में जोड़ा गया है 34 का ना, 97 संशोधन, ये देख लेंगे, इसको अभी रहने दीजिए, ठीक है, मैं देख के ना नेक्स्ट वाले क्लास में एक बता दूंगी। हाँ, और ये क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, जो ये है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना, ठीक है। तो उसमें से देख लीजिएगा एक बार, 97 का मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूँगी, इसको कंफर्म ना, ठीक है। चलिए, तो 35 या फिर जिसको पता है ये बताइए आप मैसेज करके, ठीक है, आप मैसेज करेंगे मैं देख लूँगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 43B किससे संबंधित, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना, ठीक है। तो सहकारी समितियाँ अभी देखिए, दूध जो अमूल है वो अमूल क्या है, सहकारी समितियाँ, अगर उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता तो आज के ये इंडिया का 1 नंबर दूध उत्पादन कंपनी बनता नहीं ना। तो इसीलिए सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए बातें कही गई है 43B, ठीक। चलिए, हाँ 36 क्या बोल रहा है कि, दिख रहा है, ओके। 36 बोल रहा है कि शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से मौलिक अधिकार बना, है ना। तो इसका मैं बहुत बार बताई हूँ, मौलिक अधिकार बोल रहा है भाई, ये 86वां संशोधन के द्वारा वो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी चला गया, 11वां ड्यूटीज बना, और 21 का वन में रहा कि जीवन जीने का अधिकार ना, जीवन जीने का अधिकार में इसका शिक्षा का अधिकार भी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को उसके माता पिता का कर्तव्य होगा, या फिर फंडामेंटल लोगों का, फंडामेंटल बच्चों का राइट है कि वो अपने माता पिता से इतने प्राथमिक शिक्षा लेंगे, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के तहत और मौलिक कर्तव्य के तहत भी, ठीक है। चलिए, 37 अनुच्छेद क्या बोल रहा है कि 37 बोल रहा है कि 45 अब किस विषय से संबंधित है ना। तो 45 अनुच्छेद है जो अब 14 वर्ष से निःशुल्क शिक्षण है, 6 से 14 वर्ष तक। देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बनाई 11वां, ठीक है, और 21 एक अभी बना जीवन जीने का अधिकार में भी इसको मेंशन किया गया है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि अनुच्छेद दिख रहा है, हाँ, तो 39F किससे संबंधित है, तो ये है बच्चों की सुरक्षा और विकास के बाद, ठीक है। अपना एक बार अच्छे से देख लेंगे और फिर बार बार देखेंगे कि कैसे हो रहा है ना, मतलब कि क्या क्या है, मतलब कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो 39B 48 21 वर्ष की संविधान से जोड़ा गया था। देखिए जो 1439 का क्या है कि 1976 42वां संशोधन ना, 1976 में कब हुआ था, 42वां संशोधन, ठीक है। तो उसके द्वारा 48 पर्यावरण संरक्षण के लिए जोड़ा गया था, ठीक है। और देखिए ये क्या है, 51 किस प्रकार की शांति की बात की गई, अंतर्राष्ट्रीय ना, तो ये देख लेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है, और करते रहें, खूब पढ़ें, है ना। पढ़िएगा तभी तो, देखिए अभी जो टाइम होता है ना, जो बुढ़ापा खराब करने से अच्छा है ना, एक टाइम आधा ज़िंदगी थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो ऐशो आराम से और इज्जत से भी ज़िंदगी गुजरेगा। तो थोड़ा मेहनत कर ले, फिर आगे मस्तानी पीछे पछताने वाली वो ना हो। तो अभी जो भी टाइम है, आप ये नहीं कि मैं बोलती एकदम पैक हो जाए और फिर पढ़ाई करें, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो आप टाइम को बांध लें, डिसिप्लिन में रहें, रोज़ क्लास करें, और इसको एक बार
थोड़ा अच्छे से पढ़ लें, फिर बार बार स्पीड बढ़ा बढ़ा के सुन भी लें, पढ़ लें, तो बहुत सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपने फैमिली का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें। चलिए नमस्कार।